नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार रिपीट किया जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है कि लमसम जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो या जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, सभी में ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हों या अनसाल हो तो उसमें आपको देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को एंड तक देखना होगा ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकें और बोर्ड पेपर में आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, अपवाह वेग दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। मतलब अपवाह वेग कहो या अनुगमन वेग कहो, दोनों का बात एक ही होता है। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं पहले अपवाह वेग क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अपवाह वेग क्या होता है कि बैटरी का विभवांतर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। त्वरित का मतलब होता है अचानक से गति उनको तेज नहीं कर पाता है, बल्कि उन्हें क्या करता है, जैसे तार है, जो भी तार है, जैसे ये है, तार की लंबाई की दिशा में, जैसे ये तार है, तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, जिस तरफ उच्च विभव होगा उसके सिरे पर, मतलब उसके सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है। ये जो वेग होता है वो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों के इसी नियत सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। यदि आप अभी समझ नहीं पाए हैं तो एक बार फिर से समझो कि बैटरी का अपवाह विभवांतर जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति तो प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग, कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। आप ये परिभाषा वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं और इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग अगर लिख रहे हैं कॉपी में तो अच्छे से नोट कर लें कि मतलब बैटरी का अपवाह विभवांतर जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति तो प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। दोस्तों, इसे Vd से व्यक्त करते हैं, V और सफिक्स में D, ऐसे बोले, इसे Vd से व्यक्त करते हैं। और Vd बराबर दोस्तों होता क्या है, I/NEA, ये होता है अनुगमन वेग। Vd बराबर होता है I/NEA होता है। अब दोस्तों, इसके आधार पर हमें क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। उसके लिए हमने एक छोटे से तार का टुकड़ा यहाँ पर बना लिया है, जिसकी हमने लंबाई L मान ली है और क्षेत्रफल A मान लिया है, और इनके सिरों के बीच जो भी विभवांतर है हमने क्या मान लिया है, V मान लिया है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या मान लिया है, E, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हमने मान ली है, E, मतलब N मान ली है, सॉरी, और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो क्या हमने मान लिया है, Vd मान लिया है। दोस्तों, अब इसमें आपको परिभाषा, जो इसकी भाषा, जो लैंग्वेज लिखनी होती है, इसी फिगर के अकॉर्डिंग हमको लिखनी है। आपको रटना नहीं है क्योंकि फिगर बहुत जल्दी माइंड में याद हो जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ फिगर पे ध्यान देना है। फिगर थोड़ा दिमाग पे रख लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखनी है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आप इसमें किस प्रकार से इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं। कि माना एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, तथा जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इस तार के सिरों के बीच जब V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इस पर 1 I एम्पीयर की धारा बहने लगती है। और यदि मान लें कि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है,
n है तथा अनुगमन वेग vd है, तो धारा क्या होती है दोस्तों, I बराबर NEAVD। मतलब इससे निकाल सकते हैं I बराबर, ये नीचे वाला पार्ट उठकर इधर चला जाएगा तो NEAVD आ जाएगा। एक बार दोस्तों हम फिर से इसमें आपको लैंग्वेज लिख के बताते हैं ताकि आपको आसानी से फिर समझ में आ जाए और आसानी से आप लोग लिख सकें। क्या माना, एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, तथा जिसका एकांक क्षेत्रफल क्या है, A है। जब इस तार के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इसमें I एम्पीयर की धारा बहने लगती है। यदि इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या Vd हो, तो तार में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I बराबर NEAVD हो जाएगी। इसको दोस्तों हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जहां पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A जो है वो क्षेत्रफल है और Vd क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवावेग है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझो, चूंकि जो तार की लंबाई है क्या है, L है, और इनके सिरों के बीच क्या है, विभवांतर V है, तो हमें इस तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होगी। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि है ना तार की लंबाई, चूंकि तार की लंबाई L है तथा सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, सिरों के बीच विभवांतर V है, तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L, ये हो जाएगी। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर V/L, क्योंकि इनके सिरों के बीच विभवांतर L है और इसकी लंबाई क्या हमने मान रखी है, L मान रखी है। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक बल आरोपित हो जाएगा, या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, जो भी बल लगेगा उस बल को हम निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल या आरोपित बल, तो यहाँ फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऐसे लिखो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, ये निकालेंगे, आरोपित बल दोस्तों निकालेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होता है Q इंटू E। पहले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा था F बराबर होता है Q इंटू E, जहाँ पर जो Q था वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या माना है, स्मॉल e, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान ली है, कैपिटल E। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल E। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो E है वो E का मान ये वाला पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा E, और ये वाला मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V/L, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यदि मान लेते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन है, यदि उसका द्रव्यमान कुछ हो या द्रव्यमान m हो, तब उसके द्रव्यमान के कारण इस बल, जो ये जो बल लग रहा है उस पर कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या यदि इलेक्ट्रॉन m द्रव्यमान का हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो m द्रव्यमान का हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन m यहाँ पे लिख लेना, द्रव्यमान का हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उस पर उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, हो तो उत्पन्न त्वरण दोस्तों
न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार होता क्या है, F बराबर ma होता है। F बराबर ma, तो A बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, A बराबर F अपान m, F अपान m। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब इसमें जो F का मान है ये वाला, वो यहीं पे पुट कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण दो में F का मान रखने पर, F का मान रखने पर रख दो दोस्तों, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F का मान यदि पूरा रख दिया जाएगा तो EV अपान L, और साथ में यहाँ नीचे पहले से ऑलरेडी क्या है, M है। तो ये हो जाएगा दोस्तों A बराबर EV अपान ML, EV अपान ML या LM, जो भी आप समझे। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है, जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर टक्कर करता है। तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतराल को निकालेंगे। तो ये हम मानेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच उनका यदि श्रांति काल जो समय अंतराल है वो टाउ हो, तो उनके वेग में कुछ वृद्धि होगी। जब दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो या तो उसका वेग, एक इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, मतलब उनका वेग आपस में बदल जाएगा। टक्कर के बाद उनका आपस में वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों का समय अंतराल टाउ हो तो उनका वेग बढ़कर क्या हो जाएगा, ए टाउ, मतलब उनके त्वरण के गुणनफल के बराबर उनका वेग बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उनका ऊष्मीय वेग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यही वेग ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। हमने ऊपर परिभाषा बता दी है, यही वेग उनके ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है, मतलब जो भी वेग बढ़ेगा वो ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो क्रमागत टक्करों के मध्य, या दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय अंतराल टाउ हो, तो यदि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय अंतराल टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़कर ए टाउ हो जाएगा, मतलब जो भी, यदि अगर दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल लगा क्या, टाउ हो, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़कर ए टाउ हो जाएगा। और यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अगर हम मान लें कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग U1 है, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर क्या हो जाएगा, U1 से ए टाउ 1, U2 से ए टाउ 2, इसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉनों को बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे, ये थोड़ा सा जरूरी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग U1 हो तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग बढ़कर U1 प्लस ए टाउ 1 कामा U2 प्लस ए टाउ 2 कामा U3 प्लस ए टाउ 3 डॉट UN प्लस ए टाउ n हो जाएगा। मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों का इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, ये इतनी परिभाषा हम लिख देंगे कि उनका वेग बढ़कर U1 प्लस ए टाउ 1, U2 प्लस ए टाउ 2, U3 प्लस ए टाउ 3 डॉट UN प्लस ए टाउ n हो जाएगा। अब इसके बाद यदि सभी इलेक्ट्रॉन हो, n इलेक्ट्रॉन हो, तो n इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं
कि n इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग, सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कह सकते हैं, अपवाह वेग क्या होगा दोस्तों, Vd बराबर u1 प्लस a τ1, इन सभी को जितने भी वेग हैं सभी को जोड़ देंगे और अपान में n कर देंगे क्योंकि औसत अनुगमन वेग निकालना है। तो क्या हो जाएगा u1 प्लस a τ1, इसी प्रकार से u2 प्लस a τ2, इसी प्रकार से u3 प्लस a τ3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा un प्लस a τn अपान n हो जाएगा। अब दोस्तों इनको अलग अलग कर लेंगे, मतलब Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपान n प्लस देखो a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 इसी तरह से रहेगा। तो a सभी में हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn अपान n। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, दूसरा इधर से टक्कर करता है, तीसरा इधर से टक्कर करता है, तो उनका जितना भी औसत ऊष्मीय वेग होता है वो पूरा क्या होता है, शून्य होता है। मतलब ये जो होगा इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो 0 प्लस यहाँ a तो ही है, और ये जो श्रांतिकाल है टोटल श्रांतिकाल τ1 प्लस τ2, तो τ2 क्या है, हम मान लेंगे कि पूरी जो श्रांतिकाल है औसत क्या है, टाउ है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ पर इसका मान क्या है, टाउ है। तो Vd बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, Vd बराबर आ जाएगा a टाउ। अब ये Vd, अब यहाँ पर पहले a का मान जो है समीकरण यहाँ से a का मान इसमें रख देंगे, a टाउ में a का मान ये वाला जो हमने निकाल लिया था ये मान यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो मान दोस्तों रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा Vd बराबर a का मान रखेंगे तो a का मान क्या है, EV अपान ml है, तो रख देंगे। तो क्या हो जाएगा EV अपान ml इंटू बगल में क्या है, साथ में टाउ है, ये आ जाएगा। अब दोस्तों ये पूरा मान EV अपान ml इंटू टाउ, ये पूरा मान हम उठाकर Vd यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब Vd का मान समीकरण में 1 में पुनः पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, Vd का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 यहाँ पर रख देंगे। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, ये हम ऊपर किए दे रहे हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE और दोस्तों Vd का मान ये पूरा पुट कर देंगे। तो Vd का मान क्या है, EV अपान ml इंटू टाउ। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम V और I को एक तरफ कर लेंगे, मतलब ये वाले V और ये वाले I को एक तरफ कर लेंगे, बाकी जितने भी सिंबल हैं उनको एक तरफ भेज देंगे। मतलब I को हमें V के नीचे लाना है, मतलब I को इधर लाएंगे, बाकी जितने भी टर्म हैं उनको इधर भेज देंगे। तो थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, जो नीचे वाले टर्म है वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब ml ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये n नीचे आएगा, ये e मिलके e स्क्वायर है ये भी नीचे आ जाएगा, a ये भी नीचे आ जाएगा, और ये जो बचा टाउ ये भी नीचे आ जाएगा, और ये I उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा V बटे I। दोस्तों ये ml अपान NE स्क्वायर a इंटू टाउ, ये जो है वो तार का नियतांक है, मतलब किसी भी तार के लिए ये सारे क्या हैं, नियतांक है। मतलब इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं V बटे I बराबर R, V बटे I बराबर R, जहाँ पर जो R बराबर है, जहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर R बराबर ml/NE स्क्वायर a इंटू टाउ, जो कि एक नियतांक है। ये R बराबर होता है, जो कि सभी एक क्या है, तार के लिए नियतांक होते हैं। तो दोस्तों यही क्या है, यही ओम का नियम है, सिद्ध हो गया। V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा।
यही दोस्तों क्या है, ओम का नियम है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यही ओम का नियम है। यहीं से आपका दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो सिद्ध हुआ। तो आपको पहले अच्छे से भाषा थोड़ी सी इसमें, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भाषा याद कर लेनी है। इसको यहाँ तक करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ तक करना है और फिर थोड़ा सा लास्ट में यहाँ कर देना, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए हमने ऊपर कर दिया है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एक बार कॉपी में आप जो है नोटबुक में अपने प्रैक्टिस जरूर कर लेना, लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। हम बार बार बता रहे हैं, आप इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, इस बार भी संभावना है कि ये क्वेश्चन आए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि मेरी वीडियो ये आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आपकी जो बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।